जय हिंद। स्वागत है आप सभी का संतोष मैथमेटिक्स सेंटर में। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि वर्ग 10 में सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, जिसमें राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और एक भूगोल का ही एक पाठ है आपदा प्रबंधन, जिसमें मैं आज शुरू करता हूं राजनीति शास्त्र का लघुत्तरीय क्वेश्चन। लघुत्तरीय में सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताएं। संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताएं कि संघीय शासन की दो विशेषता क्या क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करना है। और संघीय शासन का मतलब क्या होता है? संघीय शासन मतलब होता है ना कि दो स्तरीय सरकार, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पे। पहला क्वेश्चन, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताएं। संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं निम्नलिखित है। संघीय शासन में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और दूसरा राज्य स्तर की सरकार जिसके अधीन गौण विषय होते हैं, छुपे हुए विषय होते हैं। मतलब गौण मतलब छुपे, क्या बोलते हैं, जैसे कि राज्य स्तर की जो विषय होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, और केंद्र स्तर की जितने भी विषय होते हैं वो सब किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। अब उसके बाद भी कह रहा है प्रत्येक स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्र रहती है। जैसे प्रत्येक स्तर कहने का मतलब, प्रत्येक स्तर कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक स्तर मतलब राज्य स्तर और केंद्र सरकार दोनों जो है से कि अपने अपने अधिकार को उपयोग करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। यदि दोनों में मनमुटाव की स्थिति आती है तो केंद्र का निर्णय ही क्या होगा बेटा? मान्य होगा। यदि दोनों में मनमुटाव की स्थिति आती है तो केंद्र का निर्णय ही है जो क्या होगा? मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि संघीय शासन की दो विशेषताएं, एक में आप लोगों को बताया कि इसमें दो प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, है ना। दोनों में अपना अपना विषय वस्तु होता है। जो केंद्र सरकार के अधीन में जो विषय वस्तु होते हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है, कुछ राज्य सरकार को है। लेकिन अगर दोनों में लड़ाई होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मनमुटाव की भावना अगर आती है, तो याद रखिएगा वैसी परिस्थिति में जो केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी वही नियम मान्य होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? देखिए, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? कह रहा है मेरे भाई कि सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला इस अर्थ में है कि यह कानून लोगों को जानकार बनाता है। ठीक है, सूचना के अधिकार का कानून यह बतलाता है कि लोगों को क्या बनाना है? जानकार बनाना है। यह लोकतंत्र को रखवाले के तौर पे सक्रिय रहने की प्रेरणा देते हैं। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। भ्रष्टाचार पर क्या लगाता है? अंकुश लगाता है। हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो लोकतंत्र के रास्ते पे अगर आना चाहते हैं, लोकतंत्र में अगर सही तरीके से चलना चाहते हैं, तो ये सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि सरकार अभी क्या कर रही है, क्या करने वाली है, इन तमाम मुद्दों की जानकारी आप सूचना के अधिकार से मांग सकते हैं। आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का जो रखवाला माना जाता है, ये सबसे पहली बार इसकी शुरुआत राजस्थान से शुरू किया गया था, है ना। ये 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जब से प्रधानमंत्री रहे तो उस समय से सूचना के अधिकार को जो है से कि लागू किया गया। अब उसके बाद में कह रहा है कि लोगों को कानूनी तौर पर रहने की प्रेरणा देते हैं। यह कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। यह कानून लोकतंत्र को मजबूत भी बनाता है। राजनीतिक दल इस कानून से शिक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। राजनीतिक दल इससे क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करने का भी काम करते हैं। अब देखिए दूसरा
तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई देखो, जब एक बार क्या होता था ना, अंग्रेज क्या कर रहा था, पेड़ों को काट रहा था, ठीक है। तो जब पेड़ कटते चले जाएंगे तो आपको मालूम है कि पर्यावरण नष्ट हो जाएगा, और जब पर्यावरण नष्ट होगा तो निश्चित तौर पे वातावरण असुरक्षित हो जाएंगे, है ना। तो सुंदरलाल बहुगुणा नाम का एक व्यक्ति है। अब देखिए, आइए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आंसर इसका कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपकरण बनाने हेतु कुछ अंगू के, देखिए यहाँ पे एक शब्द है अंगू, ध्यान रखिएगा, ये जो अंगू है, अंगू के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे उसे व्यवसायिक कार्यों हेतु नीलाम कर देना। नीलाम मतलब होता है बेटा बेच देना, ये नीलाम आप देख रहे हो ना, ये नीलाम का मतलब होता है बेच देना, नीलाम कर देना, अर्थात क्या कर देना, बेच देना, ठीक है ना। इस कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कहा भाई तुम एक तो बचा नहीं सकते हो, और दूसरे में आप क्या कर रहे हो, बेचने का काम कर रहे हो। तो किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, उसे काटने नहीं देते थे, है ना। वो वृक्ष से क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे, और वृक्ष को काटने नहीं देते थे। ध्यान रखिएगा, वृक्षों को काटने नहीं देते थे। इसी कारणवश यह आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा, क्योंकि वृक्ष पेड़वे से क्या हो जाता था ना भैया, सब लटक जाता था। तो इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा था, चिपको आंदोलन। ध्यान रखिए, आंदोलन का आरंभ सुंदरलाल बहुगुणा, देखिए यहाँ पे एकदम आराम से याद रखिएगा, ये जो लाइन दिया गया ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखना मेरे भाई। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से बटा हुआ राज्य है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, ठीक है। यहीं पे उत्तरकाशी है ना, यहीं पे बद्रीनाथ, और यहीं पे जो है से कि पतंजलि का जो मुख्य द्वार है, या बाबा रामदेव का जो आप ये क्या बोलते हैं योगासन, योगा वगैरह का जो अति चलाया जाता है, यही उत्तराखंड में चलाया जाता है, के कुछ गांवों से हुआ था। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के कुछ गांवों से हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया और किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा, है ना। तो इसका नाम ओवरऑल आप लोगों ने समझ लिया कि चिपको आंदोलन क्यों पड़ा था, ठीक है। चिपको आंदोलन इसलिए कि अंगू नामक एक वृक्ष के प्राप्ति के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे सरकार से कि इसको मत बेचो, ठीक है, इसको मत काटो, लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, उनकी एक भी नहीं सुनी, और ये पूरे वृक्ष को लगातार क्या करते चले गए, कटवाते चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आंदोलन होना निश्चित था। तो इसी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के एक गांव में लोगों के द्वारा आंदोलन चलाया गया। आंदोलन यह हुआ कि लोग क्या करने लगे, वृक्ष को काटने से पहले उन्होंने कहा कि पहले मुझे काटो, उसके बाद क्या करो, वृक्ष को काटो, है ना। तो अब भाई अंग्रेज, कोई भी इंसान अगर इंसान को काटेगा तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो तो राक्षस होगा ना भाई, वो तो दानव हो सकता है, वो इंसान कैसे हो सकता है, संभव नहीं है इंसान होना, ठीक है। अब कह रहा है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। मेरे भाई याद रखिएगा, यही छात्र आंदोलन का देन है कि बिहार के 3 बड़े नेता, यही इसी छात्र आंदोलन का देन है कि बिहार के 3 बड़े नेता निकलते हैं, और जिसका नाम है लालू, नीतीश और रामविलास। ये तीनों यही छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता है, और ये छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया जाता है, ये छात्र आंदोलन है। देखिए कह रहा है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। कह रहा है बिहार में छात्र आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला था मेरे भाई कि 1971 ईस्वी में कांग्रेस का दिया नारा जो था गरीबी हटाओ का नारा झूठा साबित हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी के काल में, याद रखिएगा उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने एक नारा दिया गरीबी हटाओ, है ना, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गरीबी को नहीं हटाया बल्कि क्या करने लगा, गरीबों को हटाओ, मतलब गरीबों को ही हटाने लगे। एक नारा चला था, बड़ा प्रसिद्ध नारा था कि 100 रुपए हुए कड़ुआ तेल, देखो भाई इंदिरा का खेल, है ना, उस समय का ये नारा था।
आज भी तो कड़वा तेल कम नहीं है। 2022 की बात करें तो ये कोई ज़्यादा महंगाई आगे पीछे नहीं नजर आ रही है। आज और ज़्यादा ही महंगाई बढ़ी है, कोई कमी नहीं है। वर्तमान सरकार मोदी जी का सरकार है। अब ये दोनों सरकार जो है से कि उस समय भी सरकारें महंगी वस्तुएं, कभी कभी कोई कोई वस्तु महंगी हो जाया करती थी, है ना। तो उसके बाद में बांग्लादेश का निर्माण कराने तथा वहां से आए शरणार्थियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, है ना। तो छात्र आंदोलन होना जरूरी था। बांग्लादेश का निर्माण कराने, बांग्लादेश का एक नया देश बनाया गया 1971 में, ठीक है। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो शरणार्थियों के कारण, अब जैसे कोई भी व्यक्ति भाई, आप अगर 100 आदमी के खाना बनाए हो, वहां अगर 200 आदमी आ जाए तो बताइए व्यवस्था गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर पे व्यवस्था गड़बड़ होगा। और व्यवस्था मेरे भाई जब गड़बड़ होगा तो आप जानते हो कि व्यवस्था के लिए, बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? हमें बहुत होशियारी करनी पड़ती है, बहुत ईमानदारी से हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद में करा है, बांग्लादेश की स्थापना से कूदकर अमेरिका ने सहायता पर क्या कर दी? पाबंदी लगा दी। अब आंदोलन होना जरूरी था भाई। जो सहायता हमारे देश को मिल रही थी उसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश की जैसे ही स्थापना हुआ, अमेरिका क्या हो गया? कूद गया। अमेरिका गुस्से में हो गया, है ना। बड़ा उसको अफसोस लगने लगा कि अरे भाई एक देश पर देश लोग बनाते चले जा रहे हैं, हमसे बिना राय विचार विमर्श लिए हुए। और ये एक बात को माना जाता है कि इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत ही बेहतरीन लेडी थी, है ना। तो 1972 से 73 में मॉनसून द्वारा दिया गया धोखा ये भी था कि छात्र आंदोलन होना जरूरी था। तो छात्र आंदोलन के ये 4 मुख्य बिंदुएं आपको मैं बताने का प्रयास किया हूं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये 4 बिंदुएं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो निश्चित तौर पे मेहनत करेंगे और सही तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। और जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक आप इसको छोड़िएगा नहीं, याद करके ही छोड़ना है मेरे भाई, सही तरीके से। आइए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलने का कोशिश करते हैं और देखने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को क्लियरेंस क्वेश्चन पूरी अच्छे तरीके से मैं प्रयास किया हूं कि पता चले, है ना। और इस तरीके से आप सभी कोई जो आगामी 2023 में आप जो परीक्षा देंगे उनके लिए तो एकदम वरदान साबित होगा, है ना। इतना से ज्यादा आर्ट्स में क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय कुछ भी अचीव करने का कोशिश नहीं करना है, प्राप्त करने का कोशिश नहीं करना है। क्योंकि आप इसके बाद में जो कुछ भी कर सकते हो बुक पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा बेटा बुक पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा आप बुक पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आप बुक के प्रति, बुक से प्रेम करें, बुक से मोहब्बत करें। जीवन में याद रखें कोई भी इंसान जो बुक से मोहब्बत करता है, बुक से प्रेम करता है, वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा आगे बढ़ता है और वो कभी हार नहीं सकता है मेरे भाई। बुक से प्रेम कीजिए। कह रहा है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? कह रहा है लोकतंत्र से हमारी समझ बनती है कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जो देश की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। तात्पर्य कि जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। हमको ये पता चलता है कि लोकतंत्र में जो भी कार्य होता है वो जनता के हित के लिए होता है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। यही लोकतंत्र की महत्ता होती है। अगर लोकतंत्र में चुनी गई सरकार जनता के हिसाब से काम करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जनता के हिसाब से काम नहीं करती है तो 5 साल के बाद वैसी सरकार को जनता अपने वोट के माध्यम से पलटने का प्रयास करती है, ठीक है। तो लोकतंत्र से हमारी समझ बनती है कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जो देश की जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। तात्पर्य कि जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा जनता के हित में किए जाने वाले शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, है ना, तथा जनता के लिए शासन है। ये परिभाषा किनका है? अब्राहम लिंकन का है। इस परिभाषा से लोकतंत्र का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। आइए अब हम लोग बिहार का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है परिवारवाद।
ये राजनीति में सिर्फ बिहार में नहीं है मेरे भाई, ये परिवारवाद सब जगह हावी है। ये परिवारवाद सिर्फ बिहार में ही नहीं है, ये परिवारवाद बहुत से राजनीतिक दलों में है। बस हम लोगों ने किसी खास राजनीतिक दल को एक नाम दे रखा है परिवारवाद, ठीक है। परिवारवाद कोई एक दल में नहीं है, परिवारवाद लगभग दलों में परिवारवाद है। अगर कोई सांसद का बेटा सांसद बनता है तो क्या वहां परिवारवाद नहीं है? निश्चित तौर पे परिवारवाद है। अगर किसी सांसद का दो बेटा अगर सांसद बन जाता है तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? किसी राजनीतिक पार्टी का बेटा, किसी राजनीतिक पार्टी की बेटी अगर वो निश्चित तौर पे राजनीतिक में ही रहती है, वहां भी परिवारवाद है। परिवारवाद कोई छोड़ा नहीं है, परिवारवाद हर जगह पे है। आइए परिवारवाद क्या है, आइए हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। परिवारवाद क्या है? सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप देना परिवारवाद कहलाता है। देखिए ज्यादा भी परिवारवाद नहीं होनी चाहिए। कराए कि सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप देना, यह क्या कहलाता है? परिवारवाद कहलाता है। भारत में इसका नंगा नाच पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय से ही चला आ रहा है ना। इस परिवार द्वारा कुछ लालची चटकार बनाए गए हैं, चटुकार बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे चटुकार होगा, चटकार लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चटुकार बनाए गए हैं जो समय समय पर झंडा भांजते और जयवार का नारा बुलंद करते हैं। देखा देखी छोटे बड़े नेताओं में भी यह प्रथा चल पड़ी है। मानो भारत में लोकतंत्र न होकर राजतंत्र हो। निश्चित ही इसकी जड़ में धन बल है, निश्चित ही इसके जड़ में क्या है? धन बल है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। परिवारवाद ज्यादा राजनीति को क्या करता है? कमजोर बनाता है। राजनीति को परिवारवाद क्या बनाता है? कमजोर बनाता है। तो परिवारवाद ज्यादा हावी नहीं होनी चाहिए और परिवारवाद के छोड़ करके नेताओं को कार्य करने की आवश्यकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? अब देखो मेरे भाई, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि दो, जैसे एक केंद्र स्तर की सरकारें होती है, एक राज्य स्तर की सरकारें होती है ना, ऊपर से नीचे सिस्टमेटिक बटी हुई होती है, तो उसे कहा जाता है कि सत्ता की साझेदारी होती है ना। करा सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य है कि उसकी जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक बटी होती है। सत्ता की शक्तियां किसी एक बिंदु पर ही सिमटने नहीं पाती, वह विभिन्न रूपों में बढ़ जाती है। भारत का उदाहरण ले तो यहाँ केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक अधिकार और कर्तव्य पूर्णतः बटे होते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ भी जो है से कि प्रशासनिक अधिकार वगैरह ये सब केंद्र और राज्य दोनों में क्या होते हैं? आपस में बटे होते हैं। केंद्र का अलग विषय वस्तु है, राज्य का अलग विषय वस्तु है ना। अब देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। कर्तव्य पूर्णतः क्या होते हैं? बटे होते। सत्ता की साझेदारी का एक रूप जिसमें होता है, पहला तो व्यवस्थापिका, दूसरा में कार्यपालिका, तीसरा में न्यायपालिका में बटा हुआ होना भी है। न्यायपालिका यह देखती है कि कोई किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करने पावे, है ना। राज्य सरकारें जिला से लेकर ग्राम पंचायत तक सत्ता की साझेदारी की क्या कर रखी है? व्यवस्था कर रखी है। सत्ता की साझेदारी की क्या कर रखी है? राज्य सरकार व्यवस्था कर दिया है भाई कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं करे, सबका विकास हो, सभी लोग अच्छे तरीके से रहे, सभी लोग दृढ़ संकल्प के साथ रहना शुरू करे, है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के बारे में हम लोगों को जानने का प्रयास करना कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? कह रहा है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। स्वतंत्रता आंदोलन में जिस प्रकार की भागीदारी महिलाएं की थी, आज विधायिकाओं में उतनी पूछ नहीं है। कोई राजनीतिक दल
उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें टिकट नहीं देते। विधायिकाओं में अपनी भागीदारी के लिए महिलाएं वर्षों से संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उन्हें दिलासा के अलावा कुछ नहीं मिलता। दिलासा का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दिलासा मतलब विश्वास, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, वो बच्चे वाला बात हो जाता है ना। बचपन में आप सुने हो ना, जैसे मान ले आप कोई बच्चा अगर रोना शुरू कर देता है तो रोता है, रोने के बाद वो कहता है बेटा रुक जाओ, कुछ देरी के बाद तुमको ना अच्छा खिलौना मिलेगा। बेटा कुछ देर चुप होता है, फिर उसके बाद में क्या करता है, बेटा फिर से रोना शुरू करता है। मतलब उसको लालसा, अरे भाई किसी को लालसा कब तक दीजिएगा? निश्चित तौर पे कभी न कभी तो उसको पूरा करना पड़ेगा ना। सिर्फ झांसा देने से आप कब तक जीवित रहिएगा? तो फिर तो झांसाराम बन जाइएगा, है ना। आसाराम झांसाराम, दे राम दिला दे राम, ऐसे काम नहीं करना है। जो भी करना है एक्चुअली करना है, फैक्ट्स करना है, अच्छे होनी चाहिए, है ना। करेक्ट। कोई विधायक कोई राजनीतिक दल उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें टिकट नहीं देते हैं, सिर्फ दिलासा मतलब आशा दिलाने का कोशिश करते हैं, कुछ नहीं मिलता। पुरुष प्रधान समाज उन्हें आरक्षण भी नहीं देना चाहते। जब महिला आरक्षण के लिए बिल आता है तो कभी यह दल और कभी वह दल उसका विरोध करने लगते हैं। विरोध के नए मुद्दे तलाशे जाते हैं, है ना। विरोध के नए नए मुद्दे तलाशे जाते हैं। कभी कोई दल आया, कहा करे भाई महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए, क्या है महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, महिलाएं तो ये कर देगी वो कर देगी, ऐसे करेगी वैसे करेगी। इन तमाम तरीके की बातें महिलाओं के लिए जो प्रश्न है, महिलाओं के संदर्भ में अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मैं तो चाहता हूं कि महिलाओं को पूरी आज़ादी मिले, महिलाओं को जनसंख्या के अकॉर्डिंग राजनीतिक में भागीदारी मिले। अब देखिए सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, ये देखिए 2-3 नंबर में पूछ सकता है, या तो फिर 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन को क्या करेगा, उठाने का प्रयास करेगा। देखिए कह रहा है सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। देखो मेरे भाई, कह रहा है सामाजिक अंतर भारत में केवल जाति ही नहीं है, मत समझना कि जाति के कारण ही भारत में समाज बटा हुआ है। शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था भी समाज में अंतर पैदा करती है। कोई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे प्रकाष्ठ पंडित है ना, और किसी के पास में बहुत ज्यादा दौलत है और किसी के पास में बहुत कम पैसा है। मेरे भाई जीवन में याद रख लेना, अगर आगे बढ़ना हो ना तो याद रख लेना, जिंदगी में एक गांठ बांध लेना कि जीवन में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो याद रखना आप शिक्षा के अलावा और कोई चीज को हासिल मत करना। पहले सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना, उसके बाद में जीवन के तमाम मूल्यों को समझने का कोशिश करना। और ये मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने इसलिए कि आप एक बच्चे हैं, आपके अंदर में एक समझदारी अभी नहीं है। आप समझदारी जब आपके अंदर में आएगी ना तो आपको समझ में आएगा कि सबसे बड़ी दौलत शिक्षा है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी हिला सकते हो अपने शिक्षा के बदौलत। बड़े बड़े उद्योगपति आपके सामने सर झुकाएंगे, याद रख लेना। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, सबसे बड़ी दौलत है। शिक्षा से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। आपको याद रखना होगा सबसे बड़ा शिक्षा आपके लिए क्या है, आपका एजुकेशन, आपका संस्कार। ये आप बहुत अच्छे तरीके से तो कह रहा है कि शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था भी समाज में क्या करती है, अंतर पैदा करती है, दोनों में डिफरेंस बताता है ना। एक जाति के होने के बावजूद यदि शिक्षा और अर्थ शक्ति में भेद है तो यहां भी सामाजिक अंतर उत्पन्न होता है। कह रहा है कि एक जाति के होने के बावजूद भी शिक्षा और अर्थव्यवस्था में क्या है, अंतर है, तो यहां भी सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। भले जाति एक है, उससे क्या कीजिएगा, जाति एक है तो क्या करेगा, कोई खाना दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो याद रखिएगा यहां भी सामाजिक विभाजन का रूप लेता है। जब एक दूसरे से अपने को उच्च और दूसरे को नीच समझने लगते हैं, जब सामाजिक विभाजन स्पष्ट होने लगता है, तब जाति गौण पड़ जाती है। तब जाति क्या हो जाती है, गौण पड़ जाती है। देखिए यहाँ पे जाति गौण पड़ जाती है ना, जाति गौण पड़ जाती है। जाति जो ऐसे क्या हो जाती है, छुप जाती है ना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसी प्राचीन परंपरा रही है, शादी विवाह अपने ही जाति में होती है, लेकिन
क्या गरीब लड़की से करने के लिए, लेकिन क्या शिक्षित और धनी व्यक्ति अपने पुत्र का विवाह अपने ही जाति के अशिक्षित और गरीब लड़की से करने के लिए राजी होगा? नहीं होगा। अगर राजी नहीं होगा तो आप कह सकते हो ना कि यहां भी सामाजिक विभिन्नता है। ठीक है, एक ही जाति का है, एक ही परिवार का है, एक ही गोत्र का है, लेकिन क्या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान एक गरीब की बेटी से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप एक बड़े बड़े नेता का नाम लीजिए, मान लिया जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर हम कहें कि जीतन राम मांझी का बेटा का ब्याह एकदम सिंपल मांझी परिवार में हो, क्या वो जीतन राम मांझी एक सिंपल मांझी परिवार में शादी करने के लिए तैयार होंगे? क्या उनका पुत्र शादी करेंगे? नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है रामविलास पासवान जी, ये है तो दलित परिवार से, क्या रामविलास पासवान जी का बेटा एकदम सबसे निचले स्तर के पासवान समाज में शादी करेगा? नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो एक बड़े लीडर हैं, क्या एक गरीब यादव परिवार में वो शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां भी क्या है? सामाजिक विभाजन है मेरे भाई। यहां भी सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है ना। यहां भी सामाजिक विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। चाहे वही यहीं पर सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का क्या ले लेता है? रूप लेने लगता है या होने लगता है। ठीक है, अब करा हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेरे भाई कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, कैसे? सुनिए, कह रहा है कि यह 100% सही है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप ग्रहण नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि कभी कभी विभिन्न समुदायों के विचार तो भिन्न होते हैं, लेकिन उनका हित सम्मान होता है। यह समान हित ही है जिससे सामुदायिक विभिन्नता के बावजूद उनमें एकता के भाव बने रहते हैं। यह रोजमर्रे, ध्यान रखिएगा, यह रोजमर्रे मतलब एवरीडे, रोजमर्रे का मतलब होता है एवरीडे, डेली की बात हो गई है कि विभिन्न संपन्न राज्यों में बिहारियों को अनेक तरह से सताया जाता है। यहां बिहारी के रूप में सताए जाने वाले लोग एक समुदाय के समझे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक समुदाय के नहीं होकर अनेक समुदाय के होते हैं। क्या होते हैं? अनेक समुदाय के होते हैं। यहां समुदाय का तात्पर्य जातियों से है। समुदाय का तात्पर्य किससे है? जातियों से है। याद रखिएगा, समुदाय का तात्पर्य जातियों से है, लेकिन बिहार के अलावा अन्य राज्य में सताए जाने के कारण बिहारी होने के नाते एकता बन जाती है, जो समुदाय का क्या कर लेती है? रूप लेती है। समुदाय का रूप लेती है। आइए, दल बदल कानून क्या है ना, हम लोग देखने का कोशिश करते हैं अब कि दल बदल कानून है क्या। देखिए मेरे भाई, बहुत मेहनत लगता है और आपसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को आप अगर देखते हैं तो और लोगों तक ये फॉरवर्ड कर देंगे ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। बड़ा मेहनत लगता है, बड़ा संघर्ष करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद में टाइपिंग करवाते हैं, टाइपिंग करने के बाद में आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, तब आपके पास में मैं भेजने का प्रयास करता हूँ और इसमें प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। आइए, दल बदल कानून क्या है ये देखने का कोशिश करता हूँ। दल बदल कानून क्या है, उसका आंसर आप देखिए। कह रहा है कि किसी सांसद या विधायक द्वारा अपने दल की त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। आप जानते हैं, जब चुनाव आता है तो हरना बैंक के तरह कुछ सांसद कुछ विधायक इस दल से उस दल में, हाउ दल से हाउ दल में ऐसे कूदने लगता है जैसे लगता है कि अब इसको इस दल में कोई इज्जत ही नहीं है। अरे भैया, जब तुमको इज्जत नहीं था तो इस दल में तुम कर क्या रहा था? तुमको पहले ही छोड़ देना चाहिए था।
रहो वहां जहां तुमको इज्जत मिले। जहां इज्जत ही नहीं मिले वैसे दल में रहने की जरूरत नहीं है ना। चाणक्य का गुण सीखो। चाणक्य किसी धन दौलत के सामने झुकने का काम नहीं किए थे, तो कम से कम बिहार के लाल हो, अच्छा बनो, अच्छा करने का कोशिश करो, टाइम को पहचानो, समय को पहचानो। समय से बड़ा मूल्यवान कोई नहीं है। समय अगर गिरा दिया ने तो याद रखना फिर उठना मुश्किल है। दुनिया आपको कोई उठा नहीं पाएगा। समय सबसे बड़ा मूल्यवान होता है। आप अगर समय से गिर गए तो फिर आपका उठना असंभव है, संभव कभी नहीं हो सकता। इसलिए याद रख लेना, समय को हमेशा इज्जत करो। समय अगर तुमको चाह लिया तो तुम्हें अमीर बनते देरी नहीं लगेगा। तो दल बदल में देखा कि जब कोई सांसद या विधायक अपने एक दल को छोड़ करके जो वर्तमान दल में रहता है या उस दल को त्याग कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है। क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। ऐसी स्थिति में सदैव सरकार के अस्थायित्व पर आशंका बनी रहती है। इससे उबकर दल बदल कानून बनाना पड़ा और लागू करना पड़ा। अब दल के सांसदों या विधायकों की संख्या के एक खास प्रतिशत से कम सांसद या विधायक बदलते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यह कानून लागू होने से लोकसभा या विधानसभा में स्थिरता निश्चित हो गई। अब अगर कोई विधायक या कोई सांसद अगर उस पार्टी की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर उतना जितना निश्चित किया गया है कि इतना विधायक रहेगा तभी आप दल बदल कर लोगे तो आपका विधायकी बचेगी, वरना आपकी विधायकी हवा में चली जाएगी भैया, तिलहंडा में चला जाएगा। आप विधायक नहीं रह पाओगे, आप सांसद नहीं रह पाओगे, याद रख लेना। अब उसके बाद में है मेरे भाई राष्ट्र की प्रगति। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का योगदान। आइए, यह राष्ट्र की प्रगति कहा जाता है। समाज का गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती है। एक पहिया समाज का पुरुष है तो दूसरा पहिया महिला है। एक पहिया अगर समाज का पुरुष है तो दूसरा पहिया महिलाओं को माना जाता है। तो इस राष्ट्र के निर्माण में, हिंदुस्तान के निर्माण में महिलाओं का भी योगदान अहम रहा है। आइए, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान रहा है, हम लोग उसको जानने का कोशिश करते हैं। आपका यह क्वेश्चन है कि राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। आप समझिएगा, अच्छे तरीके से जानिएगा, पहचानिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपका रिजल्टेंट सही हो। करें, राष्ट्र के प्रगति में महिलाओं का योगदान बहुत ही निर्णायक है। जिस प्रकार हमारे देश की उन्नति के लिए लगातार पुरुषों ने प्रयास किए हैं, ठीक उसी प्रकार महिलाओं का भी योगदान है। भले ही पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का कम योगदान है, आज महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं। महिलाएं पुरुषों से कंधे मिला करके चलने के लिए तैयार है। महिलाएं पुरुष से कम शक्तिशाली नहीं है। अब करें, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। जातिगत असमानताएं हैं, आज भी है भारत में। जातिगत असमानताएं तो है कि है, क्योंकि यहां पे की नहीं होगा, कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये वाला जो की है ना, यह नहीं होगा। करें, भारत में जातिगत असमानता तो है क्योंकि विश्व में इतनी जातियों की विविधता वाला देश कोई नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में जातियों की जनसंख्या दुनिया के कोई देश में देखी नहीं जाती मेरे भाई, दुनिया के कोई भी देश में नहीं देखी जाती, ठीक है। भारत में जातिगत असमानता तो है क्योंकि विश्व में इतनी जातियों की विविधता वाला देश कोई नहीं है। प्रारंभ में जाति चार थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह हमारे वेदों के अनुसार बनाया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन अब देखो, ब्राह्मण कई क्षेत्रों में बट गया, क्षत्रिय कई क्षेत्रों में बट गया, वैश्य कई जातियों में बट गया, शूद्र कई जातियों में बट गया। यह हमारा उपनिषद, वेद
महाभारत, रामायण, गीता इत्यादि ये सभी में मिलते हैं कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी पहले। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण जो कहता था कि हम ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं, एक दंत कथा है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो मेरा काम है शुद्ध शुद्ध प्रवचन करवाना। भगवान ने कहा भैया ठीक है, तुम ब्रह्मा जी के मुख से आए हो, ठीक है तुम प्रवचन कराओ। क्षत्रिय कहा हम ब्रह्मा जी के भुजाओं से निकले हैं। क्षत्रिय बोला हम ब्रह्मा जी के भुजाओं से निकले हैं। तो क्षत्रिय लोग को कहा तो ठीक है, तुम्हारी भुजा बड़ी बरियार है, तुम्हारे हाथें बड़ी बरियार है, तुम क्या करो बॉर्डर का सेवा करो। तो बॉर्डर का सेवा करने। वैश्य कहा हम उनके हाथ पैर और उनके मध्य भागों से बने हुए हैं, तो तुम व्यापार करो। वैश्य को व्यापार करने के लिए मिला। शूद्र का सबसे ब्रह्मा जी के निचले स्तर का माना गया, इसलिए इसको शूद्र कहा जाता है और इसका सेवा करने का अधिकार दिया गया। लेकिन कालांतर में इसके अनेक उपजातियों में बंट गया है, जिसमें आपसी भेदभाव है। यहां सिर्फ चुनाव में जातीयता के आधार पर ही वोट बैंक बनाते हैं। हाल के वर्षों में जातीयता में कुछ ह्रास के लक्षण दिखाई दिए हैं, किंतु पूरी तरह से वह समाप्त नहीं हुई है। कुछ ही दिन पहले राजनीति उथल पुथल हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से हम कहें कि वो समाप्त हो जाए, ये समाप्त नहीं हुई है। आइए अब हम देखते हैं सामाजिक विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होती है। स्पष्ट करें। अब देखिए ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, याद रख लेना। ये दीर्घ उत्तरीय थोड़ा लंबा है, इसको सही तरीके से आप नोट आउट करेंगे। सब आपको स्क्रीन पे वीडियो को पॉज कर करके रोक करके आप ईमानदारी से लिखने का कोशिश करेंगे, आपका आराम से पूरा लिखा जाएगा। ठीक है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। स्पष्ट करें। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम के फलस्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में न केवल परिवर्तन होता है बल्कि हो चुका है। भारत के संदर्भ में तो यह और भी दृष्टिगत होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद यदि दलित और पिछड़ों के उत्थान की बात नहीं सोची गई होती तो आज भारत विखंडित हो गया होता। देखो विखंडित यहां होगा, ध्यान रखिएगा। विखंडित, यहां विखंडित हो गया होता। क्या हो गया होता? विखंडित हो गया होता। भारत कई टुकड़ों में बट गया होता। कुचले और आर्थिकता सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को अगड़ों के समक्ष लाने के लिए संविधान में ही उल्लेख कर दिया गया है। संविधान तो उन्हें संरक्षण देती ही है, साथ ही राजनीतिक दल भी दलितों के आरक्षण देने के बात कहकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों की भी ऐसी ही स्थिति है कि इनको अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों भी ऐसे, इनको लुभाने के लिए अनेक प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ होता जाता नहीं, जिसे विधायक या सांसद बनने का मौका मिल जाता है ना। विधायक या सांसद बनने का मौका मिल जाता है। जिस व्यक्ति को भी विधायक या सांसद बनने का मौका मिल जाता है मेरे भाई, तो याद रख लेना समाज में विधायक या सांसद बनने का मौका मिल जाता है, उसकी पारिवारिक स्थिति तो आर्थिक रूप से मजबूत हो ही जाती है, समाज में उसे आदर भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसी के समाज के अन्य लोग जहां तहां ही रह जाते हैं। तात्पर्य यह है कि आरक्षण का लाभ व्यक्तिगत होकर रह जाता है, पूरे समाज को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। भारत में तो यह खुलेआम देखा जा सकता है। भारत में यह खुलेआम देखा जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। चाहे वो बड़ा हो, मंत्री हो, राजा हो, कोई भी हो, आराम से ये प्रथा चल चुका है।
तो आइए आज हम लोग 14 क्वेश्चन तक हम लोग सभी लोग देखने का कोशिश किए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, 14 क्वेश्चन तब तक आप लोग सभी को इसमें याद करेंगे, लिखने का कोशिश करेंगे। और इसमें कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन तमाम क्वेश्चनों को मैं कराने का कोशिश करूंगा मेरे भाई। और मेहनत कीजिए आप लोग, है ना। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे ना, 2 पार्ट्स में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि ये 2 पार्ट में ही पूरी कंप्लीट हो जाए, है ना। और अगर 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो और अगले पार्ट में भी मैं बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और लगभग मुझे विश्वास है कि संभवतः समाप्त हो जानी चाहिए, है ना, समाप्त हो जानी चाहिए। और निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।